हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब बढ़िया। आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रिवीजन हो चुकी है। 8 लेक्चर्स के अंदर मैंने सारा कुछ वाइंड अप कर दिया है। थियरी एंड जो भी बड़े सारे क्वेश्चंस करे हम लोगों ने। और जिसने नहीं किया प्लीज अब कर लो। आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये चीज होने वाली है। अब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहा हूँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कम टाइम लेगी। चांसेस तो ऐसे ही लगते हैं मुझे, बाकी देखते हैं। आज मैं उसके कुछ थियोरी टॉपिक्स आप लोगों को रिवाइज करवाता हूँ बढ़िया से। जल्दी जल्दी करेंगे। कुछ डेरिवेशंस हैं, मेन कंसेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं डेरिवेशंस हैं वो सारी खत्म करेंगे। मोबिलिटी को भी डिस्कस कर लेंगे आज हम लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या कराना है। या तो मैं इन पे ही बेस्ड क्वेश्चंस करा सकता हूँ या इनसे नेक्स्ट जो थियोरी टॉपिक्स हैं उन्हें लेके फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी देखेंगे। आज की बात करते हैं फटाफट से। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करनी है। सबसे मेन अब मैं ये चीजें नहीं डिस्कस करने वाला, व्हाट इज करंट, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑल। ये बहुत बेसिक चीजें हम रिवीजन सीरीज में मेन चीजें उठाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस वैसे पता तो सबको होगा। क्या रेजिस्टेंस क्या है? जो कि करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करे, जो करंट के फ्लो को रोके। सीधी सीधी हम बात करते हैं मेन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। अगर वो कहता है डिफाइंड रेजिस्टेंस बता दोगे, वेरिएबल क्वांटिटी विच ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को रोकती है किसी भी तरीके से, रुकावट। ये डिपेंड किस किस चीज पे करती है? सीधा लिखेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सबसे मेन तो यही चीज है। लेंथ जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा, एरिया जितना ज्यादा उतना कम रेजिस्टेंस। और इसे हटाने के बाद आपको क्या मिलता है? एक कांस्टेंट। हमेशा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं वी गेट अ कांस्टेंट एंड हियर दिस कांस्टेंट इज रेजिस्टिविटी। ये क्या आपकी रेजिस्टिविटी? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये बेसिकली नेचर पे डिपेंड करता है, आपकी नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज है, मैंने आप लोगों को बता दिया। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी होती है। अगर मैं सिंपल बात करूं कंडक्टर की, अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो रहती है लीस्ट। इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? लीस्ट। बहुत कम होती है, 10⁻14 16 ऐसे ऐसे बहुत नीचे नीचे जाती है। उसके बाद आते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद रहते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स। इनकी रेजिस्टिविटी रहती है इंटरमीडिएट। क्या होगी? इंटरमीडिएट, मतलब ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। नेक्स्ट इज इंसुलेटर। इनकी रहती है बहुत हाई, वेरी हाई। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को वैसे भी समझ भी आ जाएंगे और याद भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये चीज हमें समझ आती है, रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस बेसिकली आपके 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? फर्स्ट, लेंथ क्लियर दिखाई देती है हमारे को ये चीज। सेकंड, एरिया, वो भी दिखाई दिया। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल, वो भी दिखाई दिया, नेचर ऑफ मटेरियल। और जो फोर्थ होता है वो होता है आपका टेम्परेचर। वो क्या होता है आपका? टेम्परेचर। टेम्परेचर की वेरिएशन हमें तब समझ आएगी जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर देंगे और वहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल्स। वो कौन से वेरिएबल्स हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होने के बाद समझ आएगा आपको। ठीक है, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट था। इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं रेजिस्टेंस में, यही आता है कि यार लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया, बताओ आपके रेजिस्टेंस कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है। लेंथ को इतने परसेंट डिक्रीज कर दिया या उसको स्ट्रेच कर दिया किसी वायर को, या किसी कुछ भी ऐसे इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि 10th क्लास में भी थे। ठीक है, फिर भी हम 1-2 क्वेश्चन इसके उठा लेंगे जब मैं न्यूमेरिकल पार्ट पे आऊंगा। अभी मैं कर रहा हूं इसको रब। लेना स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके यहाँ पे नोट कर लो। मैं कर रहा हूँ रब, पॉज करके कर लेते उस मोमेंट पे। अब सीधा आते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट पे, जो कि जिसका क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और आगे कुछ कंसेप्ट्स हैं जैसे पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, इनका तो बनेगा ही बनेगा। खैर, किरचॉफ्स लॉ एंड ऑल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वैसे तो। अगर ये पहले पार्ट की बात करूं मैं, किरचॉफ्स लॉ से पहले पहले जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या सीन रहता है? बेसिकली एक एवरेज वेलोसिटी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की रहती है किसी कंडक्टर को क्रॉस करते हुए। अब क्या बोला मैंने?
लेट मी एक्सप्लेन। आपका एक कंडक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, कभी कोई बैटरी कुछ नहीं लगा रखा, तो होता क्या है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मोशन रैंडम होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, मतलब रैंडम मोशन है। और इस रैंडम मोशन की वजह से जो इनकी ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी आती है वो हो जाती है जीरो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी जाते हैं, ठीक है। तो आपका पड़ा हुआ कोई वायर है, कोई कंडक्टिंग वायर है, पड़ी पड़ी तो कंडक्ट नहीं करेगी ना, यही लॉजिक है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप सपोज करो 50 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में जा रहे हैं तो 50 राइट में भी जा रहे होंगे, ओवरऑल दे विल कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। दैट्स व्हाई एक सिंपल आइडल कंडक्टर ऐसे बड़े बड़े कंडक्ट नहीं करता, वो मस्ट अप्लाई अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। अब ये सिनेरियो जब है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई पोटेंशियल आपने बैटरी सेल नहीं लगा रखा, ये जब सिनेरियो है तो मैं कह सकता हूं अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोला, आप सोचोगे यार इलेक्ट्रिक फील्ड कब लगती है, लगता तो पोटेंशियल है, मतलब एक बैटरी ही कनेक्ट होती है, लेकिन हमें पता है E इज इक्वल्स टू बच्चों V बाई डी वी है, जहां V आ गया वहां तो E आएगा ही आएगा, राइट। चलो अब मैं कहता हूं एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट U1 बी द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये डाल सकते हो ऐसे, U2 बी द वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये भी समझ आता है हमारे को, अलग अलग बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत ज्यादा 10⁻28 27 ऐसे ऐसे ऑर्डर के होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसी अप टू आप ले जाओ UN तक, कहां तक लेके जाओगे, UN nth इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, वो बड़े सारे हैं। अब मैं कहता हूं इनकी एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, नेट वेलोसिटी कितनी बनती है इसकी, जीरो। कुछ वेलोसिटी आती तो हमें पता है चार्ज कैरियर्स की कुछ नेट वेलोसिटी आएगी, मतलब उनका मोशन हो रहा है, राइट, मोशन यहां भी हो रहा है लेकिन ओवरऑल कैंसिल कर रहा है, उसमें अगर नेट आंसर आता मतलब नेट मोशन जरूर है, और अगर किसी चार्ज का नेट मोशन होगा तो आपको नेट में कुछ करंट जरूर मिलेगा, लेकिन यहां पे नेट में कुछ नहीं मिलता। अब क्या होगा, मैं कह रहा हूं जो U एवरेज है, मतलब सम ऑफ वेलोसिटीज, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे सम ऑफ टर्म्स मतलब सम ऑफ वेलोसिटीज, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज, कैपिटल N ले लेता हूं मैं, नंबर ऑफ वेलोसिटीज, ये क्या आपका जीरो, ये क्या हो गया आपका जीरो, ओवरऑल एक दूसरे के रैंडम मोशन की वजह से नेट सब खत्म हो गया। अब मैं कहता हूं अब मैंने इसके अंदर एक पोटेंशियल का सोर्स कनेक्ट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दी। अब सिनेरियो कैसा होगा, अगर अब डायग्राम को अगर हम चेंज करें, यहां पे कुछ बदल जाएगा, क्या बदलेगा वही तो समझना है मेन। यहां मैंने लगाया पॉजिटिव और यहां लगा दिया नेगेटिव। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स हमेशा यहां से यहां निकलेंगे, या आप कह सकते हो पॉजिटिव के अपोजिट में जाएंगे, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ऐसे कुछ दिखा रहा हूं, अभी के लिए इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस तरीके से कुछ दिखा रहा हूं। एक्चुअली में ये मोशन नहीं होता बच्चों, एक्चुअली में दिस इज नॉट द मोशन, ये आप सिर्फ दिखाओगे कि हाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऐसे नहीं जाते बिल्कुल ही कि ऐसे जा रहे हो, ऐसे नहीं जाते, एक दूसरे से भिड़ते भिड़ते टकराते जाते हैं, ये कोलिजन्स होती है बीच में, बट हमने ये चीज ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जरूर जाएंगे, कि ये क्रॉस करेंगे, सर्किट को कंप्लीट करेंगे, और आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तो करंट की डायरेक्शन ऑब्वियसली आपको पता है पॉजिटिव से निकलती है, तो यहां क्या आ गया आपका करंट। इतना तो समझ आता है बच्चों, राइट। अब इसके आगे बात करते हैं, मैं उस हिस्ट्री पे नहीं जाने वाला यार कि ऐसा क्यों है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट से अपोजिट क्यों है। अगर आपको वो देखनी है आप मेरी करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट देख लो, उसमें इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बता रखी है मैंने, ऐसा क्यों होता है। अब बात ये आती है बच्चों कि यार आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब उनका मोशन कुछ का रैंडम तो है, लेकिन घुमा फिरा के वो सारे के सारे जाएंगे उसी साइड ही, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स नीचे से धक्का कर रही है। इट्स लाइक कि आपका एक
हर्ड ऑफ शीप है, जैसे भेड़ों का वो होता है झुंड, उसमें क्या होता है, इधर उधर घूमती फिरती जाती है, समझ रहे हो, एक दूसरे को टकरे भी मारेंगी, वो उधर जा रही है वो इधर जा रही है, लेकिन जहां से शुरू होते हैं वो एक अपने डेस्टिनेशन पे जरूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे से एक एक्सटर्नल फोर्स होती है जो कि उनका ऑनर होता है, जो भी होता है, चरवाहा होता है, जो भी बोलो आप, राइट। वो इधर उधर जाते हैं, इधर उधर ऐसे सीधे थोड़ी ना जाती हैं, ऑफकोर्स ऐसे ऐसे टकराती टकराती जाती हैं, लेकिन जाती तो है एक ही डायरेक्शन में, समझ रहे हो ये चीज, कौन सा डायरेक्शन में, जहां पे उनका ऑनर उसे लेके जाएगा। सेम यहाँ पे केस होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे जरूर, सीधे नहीं जाएंगे, बट पहुंचेंगे वहीं पे, क्योंकि पीछे से एक ऑनर है, समझ रहे हो ये चीज। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। आई थिंक ये एग्जांपल शायद किसी ने ना दिया हो आपको, बट अब दिमाग में आपके अच्छे से चली गई कि हो क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो याद रखना एक्चुअल मोशन ऐसा नहीं है, वो एक शीप की हर्ड की तरह है, समझ जाना। अब ये हो गया हमारा, ठीक है, डन है इतना। अब हमें पता है जब भी एक्सटर्नल फील्ड आती है उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन मिलती है, ये काफी बार डिस्कस कर चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कैसे? हमें पता है F इज टू एम इंटू ए होता है, सबको पता है, और F इज टू क्यू इंटू ई भी होता है, ये भी पता होना चाहिए। जिसने रिवीजन सीरीज करी है उसके तो दिमाग में अब तक छप चुका होगा ये। हमें पता है ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, बिकॉज ये जो फोर्स आई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके अंदर मोशन होता है या एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। तो यहां से हमें एक रिलेशन पता है कि एम ए इज इक्वल टू क्यू ई और ए इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम, ये रिलेशन रहता है, मतलब एक्सेलरेशन जरूर आएगी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक्सेलरेशन अब आ गया, पहले एक्सेलरेशन का कोई केस नहीं था क्योंकि बाहर से कोई फोर्स ही नहीं थी। जब एक्सेलरेशन आ गया है तो होगा क्या, अब वेलोसिटीज इनकी u1 u2 u3 नहीं रहेंगी, अब क्या हो जाएंगी v1 v2 अप टू vn। अब इनकी वेलोसिटीज ये हो चुकी हैं, v क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी बच्चों, तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन, इसे बोलते हैं टाउ वन। बताते हैं क्या होता है, ये होता है टाउ, ठीक है। अभी टाउ का क्या चक्कर है बच्चों, टाउ बेसिकली एक रिलैक्सेशन टाइम है, बताता हूं क्या होता है वो भी। ऐसे ही ये लिखो, अब जो पहले वेलोसिटी उसकी u1 थी, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया एक्सेलरेशन का, क्योंकि एक्सेलरेशन आई है, ऐसे इसमें आया, ऐसे आगे भी चलता रहेगा, ये हमने कर दिया, समझ रहे हो। अब उनकी वेलोसिटी वो थोड़ी ना, उनकी वेलोसिटी पिछली वाली वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेटेड वेलोसिटी भी तो होगी ना, कुछ एक्सेलरेशन आई है, पहले तो वो घूम ही रहे थे, लेकिन अब एक एक्सटर्नल फोर्स भी आई है तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, जो कि एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करेगी और रिलैक्सेशन टाइम पे भी डिपेंड करेगी। रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करते हैं जरा, रिलैक्सेशन टाइम टी, ये जो आपको टाउ दिख रहा है, टाउ इज बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। देखो रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली क्या होता है, एवरेज टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, उसके बाद यहां कहीं टकरा गया वो किसी और इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद उसका पाथ चेंज हुआ, वो यहां आ गया और यहां किसी और से टकरा गया, ठीक है, कहीं और चला गया, किसी भी डायरेक्शन में चला गया, तो जितना टाइम उसे यहां से यहां पहुंचने में लगा और यहां से यहां पहुंचने में लगा, इस टाइम का जो एवरेज होता है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, एक कोलिजन और दूसरा कोलिजन, यहां कोलिजन एक हुआ, यहां एक कोलिजन हुआ, उनके बीच का जो ये एवरेज टाइम है, एक यहां पे कोलिजन मान लो, ये वाला टाइम की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ टाउ, ये जो टाइम है आपका, ये क्या होगा आपका रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। पहला कोलिजन मैंने बोला यहां है, दूसरा यहां पे है, इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो क्या आपका रिलैक्सेशन टाइम, समझ आ गया। और एक चीज देख रहे हो, रिलैक्सेशन टाइम के टाइम पे ये जो भी आपके चार्ज कैरियर है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इतना याद रखना, ठीक है। चलो रिलैक्सेशन क्यों बोला, क्योंकि उस टाइम पे उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, मतलब ये कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं हो रही है, ठीक है, कोई आके उसको टक्कर नहीं मार रहा है उस टाइम पे, इसलिए उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कंसेप्ट समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब इस केस में अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकाले बच्चों, वी एवरेज, और जो ये वी एवरेज होती है उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स।
v1 प्लस v2 प्लस 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 अप टू vn अपॉन बच्चों n। ठीक है, बस ये था u, यहां कर दिया मैंने v, इतना डिफरेंस है। अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। v1 की वैल्यू इज दिस, ऐसी इसकी वैल्यू पुट करो, प्लस 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 ऐसी आगे। और जिसको ये आता है बच्चों आगे बढ़ जाओ, जिसको ये टॉपिक पता आगे देखो कि क्या कुछ काम का मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो आराम से बैठो फिर। और नेक्स्ट वीडियोस जो भी आ जाएंगे आप लोगों की, देखो डिपेंड करता है आप किस टाइम पे देख रहे हो कि नेक्स्ट वीडियोस आ चुके हैं नहीं आ चुके हैं। बच्चों मैं u वाले फैक्टर्स को एक साइड कर दूं, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करिए v1 v2 अप टू vn। u1 वाले फैक्टर्स एक साइड कर दो, u1 प्लस u2 प्लस 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 अप टू un अपॉन n प्लस ऐसी। अब a टाउ वाले फैक्टर्स एक साइड कर दो, a इज कॉमन, तो टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय n। ये पूरा फैक्टर तो जीरो नहीं है यहीं पे, इसलिए रब नहीं किया मैंने, इसे तो जीरो रख दो, खत्म ही करो। ये तो जीरो हो गया, प्लस मैं यहां लिख रहा हूं ए टाउ, सीधा बस ए टाउ लिख रहा हूं मैं यहां पे। क्या किया मैंने, ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है ये, इसे मैंने मान लिया एवरेज टाइम। इसे क्या मान लिया, एवरेज सम ऑफ टाइम अपॉन नंबर ऑफ टाइम, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स होंगे। तो क्या करेंगे, साइड में मेंशन कर दो, टाउ इज टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय n। मेंशन कर दो ये क्या मान लिया आपने, एवरेज टाइम। ये क्या मान लिया आपने, एवरेज टाइम। ये आ गया आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। बच्चों अब बात सिर्फ इतनी रहती है कि हमें पता है a की वैल्यू ये पुट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आपके सामने है तो डाल देते हैं। vd इज इक्वल्स टू, a की जगह डाल रहा हूं q e टाउ बाय m, q e टाउ बाय m। मैं कौन से चार्ज कैरियर के फ्लो की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की। तो अब क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन डाल दो, माइनस ई टाउ बाय m, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो मैंने ये डाल दिया। सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कई बार मैं इसकी पॉजिटिव वैल्यूज ले लूंगा क्योंकि जब मैं मैग्नीट्यूड को कंसीडर करूंगा, सिर्फ मतलब चार्ज से लेने देना है और उसकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यहां पे आपको एक्सप्रेशन ये याद रखना होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है माइनस ई टाउ बाय m। ठीक है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, मैं साइड हो रहा हूं। जिसको समझ नहीं आया, कुछ कंसेप्ट ऊपर से गया, कुछ भी है, प्लीज रिवाइंड करो, देखो 100% क्लियर हो जाएगा। साइड होता हूं, स्क्रीनशॉट लो, पॉज लेके करो नोट। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, टाइम नहीं लगाएंगे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट, यार बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को और किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, रिवीजन सीरीज चलती रहेगी, इसके पीडीएफ नोट वगैरह मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आ गया होगा आपके सामने, वैसे भी आप डिस्क्रिप्शन में से उठा लेना टेलीग्राम लिंक का नेम, और वहां पे लिंक भी होगा, नेम भी होगा। और इसके अलावा अगर कोई और चीज की रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी है तो सूचित कीजिएगा, मुझे प्रबंध कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी। अब क्या करें, बहुत सिंपल है, बच्चे घूम जाते हैं, बताने क्यों। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही होता है। अब आपको दो चीजों के साथ खेलना है, एक टाइम और एक चार्ज के साथ। टाइम के साथ कैसे खेले, आसान है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये डिस्टेंस कौन सा है बच्चों, ये डिस्टेंस वो है जो कि आपके इस कंडक्टर की लेंथ थी, मैंने शायद डाली नहीं, बट देख लेना, ये कंडक्टर की जो लेंथ होगी यहां से यहां पर, वो डिस्टेंस कवर करेगा, उसे जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, उस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और उसकी एवरेज वेलोसिटी जो कि क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक कितने टाइम में पहुंचता है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा टाइम, जितना ज्यादा ये लेंथ होगी उतना ही टाइम भी लगेगा। तो ये रिलेशन आ गया, हमारे को टी मिल गया। क्यू की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। क्यू क्या करें, लेट स्मॉल एन बी दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, समझ रहे हो। स्मॉल एन मैंने मान लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम V कितना हो जाएगा बच्चों? इन वॉल्यूम V क्या बहुत टफ है? n इंटू वी हो जाएगा। यूनिट मतलब वॉल्यूम 1, ठीक है, तो सिर्फ n आ गया। अगर वॉल्यूम V है तो n इंटू वी हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बहुत सिंपल चल रहा है। और आपको पता है n इंटू वी, वी इज बेसिकली वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ, तो लिख दिया मैंने एरिया इंटू लेंथ। यहां तक ठीक है। अब एक और चीज, n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैंने लिखा यहां पे पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पे उसके साथ मैंने इलेक्ट्रॉन्स इस वॉल्यूम के अंदर भी निकाल दिए, ठीक है। अब मैं टोटल चार्ज की अगर बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में थे, ये इलेक्ट्रॉन आपकी वॉल्यूम वी में आ गए। हमें चाहिए क्या? चार्ज चाहिए। चार्ज का इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या रिलेशन है? सिंपल। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल चार्ज इन वॉल्यूम वी बच्चों कितना हो जाएगा? क्या रिलेशन है आपका? जो ये NaL आया इनटू चार्ज की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? E। तो मैं यहां लिख सकता हूं सीधा सीधा NeAL, ये रिलेशन लिखा जा सकता है। NaL टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसे हमने किससे डिनोट किया? E से। तो टोटल चार्ज नहीं आ जाएगा, कुछ सोचो। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, तो हमें पता लग जाएगा ना टोटल चार्ज कितना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका टोटल चार्ज इन वॉल्यूम V। वॉल्यूम को जितने भी उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन सबका चार्ज सेम था, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा पूरे कंडक्टर का। इतना डन, वैल्यू पुट करो, कहानी खत्म। क्या आ जाएगा? NeAL अपॉन L बाय VD मतलब ऊपर गया, L से L कैंसिल, क्या आ गया? I इज इक्वल्स टू NeAVD। क्या बहुत टफ रिलेशन है यार, इतना सिंपल सा रिलेशन है। सिर्फ दो चीजें याद रखो, चार्ज और टाइम। टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाओ, चार्ज को निकालो कि टोटल कितना चार्ज होगा कंडक्टर के अंदर। ऑब्वियसली कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आएगा ही, बस अब ये देख लो ना कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो तो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने उठा के वो कर दिया। इतने कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं होते, बच्चे भूल जाते हैं डेरिवेशन, क्योंकि आप रटते हो बच्चों। चीज को समझो कि करंट का रिलेशन निकालना है तो चार्ज तो आएगा ही, टाइम तो आएगा ही, उन्हीं को घुमा दिया बस, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसके अंदर वैसे तो आता है एक करंट डेंसिटी, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ भी आता है, तो मैं आप लोगों को पहले इसके अंदर करवा देता हूं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, उससे इंटरेस्टिंग रिलेशन आते हैं। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अब बच्चों डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ के अंदर क्या है समझते हैं, ये चीज भी इसी रिलेशन का यूज करेंगे और यहीं से खत्म करेंगे। I इज इक्वल्स टू NeAVD। बच्चों डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ का सिंपल मतलब क्या, हमें क्या करना है पहले तो बच्चों ये पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमें करना है ओम्स लॉ को डिराइव। ओम्स लॉ बेसिकली सिंपल है, V इज इक्वल्स टू IR। वैसे तो ओम्स लॉ इज V इज प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन आपको पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, रेजिस्टेंस आ जाता है। हमें ऐसा कुछ करना है, मतलब ये लेके आना है किसी भी तरीके से आपकी एक्सप्रेशन के अंदर V हो, I हो और R हो, आगे तो हम देख लेंगे, ठीक है। अब एक्सप्रेशन के अंदर ये लाने का एम है, कैसे आएगा लेट मी एक्सप्लेन। I इज इक्वल्स टू NeA। बच्चों VD की कुछ वैल्यू लिखी थी, क्या लिखी थी? E टाउ बाय M, E टाउ बाय M। अगेन मैं अब इसका नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि करंट नेगेटिव की कोई सेंस नहीं बनती है। वैसे भी करंट नेगेटिव हो तो मतलब वो सिंपल सा ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ गलत, आप लोगों ने, हमने जो डायरेक्शन कंसीडर करी है वो डिफरेंट है कि जो एक्चुअल डायरेक्शन है, ठीक है। अगर मेरा करंट ये नेगेटिव आ भी रहा है, हमारा सर्किट ऐसे था, सिंपल समझा देता हूं क्या कह रहा हूं मैं। ये हमारा करंट अगर नेगेटिव आ भी रहा है इस केस में, तो बेसिकली हमारे आंसर में करंट की डायरेक्शन ये होने वाली है, मतलब ये राइट से लेफ्ट, लेकिन एक्चुअल तो ये होनी चाहिए ना करंट की डायरेक्शन। तो सिर्फ इतना डिफरेंस होता है नेगेटिव पॉजिटिव का। अभी हमें मैग्नीट्यूड से लेने देना है। अब बच्चों यार इसके अंदर R भी नहीं है ना, R तो चलो आ जाएगा,
V नहीं है। अब V कैसे आएगा? V का रिलेशन E के साथ बनता है, इज V बाय L। तो बन गया रिलेशन बस, एन ई स्क्वेयर ए, और इसकी जगह लिख दो V बाय L टाउ बाय M। ठीक है बच्चों, L क्या है? लेंथ है ऑफ कोर्स, उस लेंथ के अक्रॉस ही तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां से V बाय I निकाल दो, क्योंकि V बाय I किसके इक्वल होता है बच्चों? V बाय I किसके इक्वल होता है? R के इक्वल। तो क्या करेंगे? V बाय I निकाल देंगे। V बाय I इज इक्वल टू R, ये भी तो ओम्स लॉ ही है, स्टेटमेंट तो वही है अभी भी। तो V बाय I जब निकालोगे, इस LM को उधर भेजो, भेज दिया मैंने, एन ई स्क्वेयर, और A भी यहां पे आ गया और टाउ भी यहां आ गया, I को नीचे भेज दो, तो ये बन गया ml अपॉन, ml लिखो, ml ज्यादा इजी है, जो मर्जी लिख लो, बाकी आपकी मर्जी है, ml अपॉन एन ई स्क्वेयर ई टाउ। ये हो गया आपका ओम्स लॉ प्रूफ कि हाँ कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, जो भी है ये V बाय I आ चुका। और आपको पता है V बाय I किसके इक्वल होता है बच्चों? R के इक्वल। तो यहां से आपको एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली ml अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टाउ। ये हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई यार। अब ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप देखोगे ना, आप लोगों ने स्टेटमेंट सुनी होगी आपके टीचर्स को बोलते हुए कि यार रेजिस्टेंस बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, वो यहां से पता लगेगा। बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब भी बताऊंगा थ्योरी लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि यार रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, एग्जैक्ट इसके पीछे प्रोसेस क्या है, पूरा समझेंगे। ये हो गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो यार हम रेजिस्टिविटी निकाल ही लेते हैं, रेजिस्टिविटी भी लगे हाथ। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है? सिंपल, एक काम करो, इसकी जगह रो एल बाय ए पुट कर सकते हो, आर इसको रो एल बाय ए, वो तो स्टार्टिंग में कर दिया था आते ही, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एन ई स्क्वायर ए टाउ, कहीं आप एल वहां से उठाओ, ए वहां से उठाओ, ऐसे मत करना, सीधा सीधा आर की वैल्यू पुट करो। एल से एल गया, ए से ए गया, रो की वैल्यू कितनी बच गई? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये आ गई आपकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू। ठीक है, तो ये रिलेशंस बच्चों दो याद रखना बहुत अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे बेस्ड मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं और चीजें, जिसमें टेम्परेचर वेरिएशन की बातें करने वाले हैं। हो गया यहां तक? अभी करंट डेंसिटी और मोबिलिटी में आएगा, कहीं भागने की मत सोचना, वो भी फटाफट से खत्म करवाऊंगा। साइड हो रहा हूं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके नोट करते रहो। करंट डेंसिटी जो कि जे से डिनोट करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन डिराइव करो, कैसे करेंगे? बहुत आराम से देखो। करंट डेंसिटी इज बेसिकली करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया ये होता है। अब I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी है अपॉन ए, ये रहा, क्लियर है हमारे सामने, इससे ये हुआ कैंसल। ठीक है, फाइन। अब एन ई बाय तो कुछ है नहीं अभी बच्चों, वीडी की वैल्यू क्या थी? ई टाउ बाय एम डाल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो लाना पड़ेगा। ई टाउ बाय एम क्यों लिया ये रिलेशन? क्योंकि जे और ई का रिलेशन चाहिए। तो क्या आ गया बच्चों? एन ई स्क्वेयर टाउ बाय एम, और यहां पे क्या आ गया आपका? ई भी आ गया, ये भी समझ आता है। अब एक चीज देखना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी जो यहाँ पे, ये रेजिस्टिविटी है, देख रहे हो आप लोग, और यहां पे जो रिलेशन है, आप एक चीज ऑब्जर्व करो, आपके सामने इसलिए रब नहीं किया मैंने, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, समझ लो ये चीज। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? ई बाय रो लिख दूं, एक ही बात है। इस पूरे को बाय रो से 1 बाय रो से रिप्लेस कर सकते हो। यहां से 1 बाय रो की वैल्यू निकालोगे तो बच्चों क्या आएगी? एन ई स्क्वायर बाय एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ही तो आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब। ये रिलेशन है, मैंने इसे यहां पे लिख दिया। अगर आपको ये समझ नहीं आता, एक स्टेप में यहां पे कर भी देता हूं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर इधर चला जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ, उसको एम को उसके नीचे भेजो, और इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। तो ये रिलेशन आपको एज इट इज यहां मिल रहा है, एक ये रिलेशन आ गया। ठीक है, हमें रिलेशन समझ आता है। और रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। ये आपकी क्या बच्चों? कंडक्टिविटी। दिस इज आर कंडक्टिविटी।
तो एक और रिलेशन बन गया, J इज इक्वल्स टू सिग्मा आई। और अगर डायरेक्ट रिलेशन की बात करें, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी करंट डेंसिटी होने वाली है। ठीक है, ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन J एंड E। कितना ही टफ था यार, 2-4 मिनट लगाए मैंने इसे खत्म कर दिया। बच्चे पता नहीं क्यों बोलते हो आप लोग, प्लीज स्कैमिंग मत करा करो, चीजों को समझा करो। मैं वो पार्ट रब कर रहा हूँ, अब बस मोबिलिटी समझाते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे आज की कहानी। अब आ गया बात मोबिलिटी की, मोबिलिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। इसका कंसेप्ट आता है बच्चों, मोबिलिटी का कंसेप्ट आता है। मोबिलिटी क्या है बेसिकली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना याद रख लोगे बहुत है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यार एक तरीके से कह सकते हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो तो मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो सारे जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो वो मोबिलिटी है बेसिकली। मोबिलिटी वैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि कोई चीज कितनी स्मूथली मूव कर रही है, उस चीज को मोबिलिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसे डिनोट करते हैं म्यू से। ये क्या आपका सिंबल म्यू है, ये तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बहुत बार वगैरह देख भी रखा होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या बच्चों, E टाउ बाय m, और एक E ऑलरेडी है, E से ही कैंसल, म्यू इज इक्वल्स टू E टाउ बाय m। क्या टफ था ये, क्या ही है यार इसमें, ऐसी मतलब घबराए पड़े रहते हो, फिजिक्स नहीं होगी, हम फेल हो जाएंगे, हमने ये नहीं करा, हमें समझ ही नहीं आती है, क्यों इन चक्करों में पड़ते हो। समझो, चीजों को करो, बढ़िया से आएंगी। बस आपको थोड़ा सा टाइम देने की बात है, पेशेंस रखो, चीजों को देखो, समझो, आएंगी चीजें। और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, मार्क्स अच्छे लेने हैं ना, नहीं तो सोसाइटी खा जाएगी छोड़ो, वहां पे नहीं जाना चाहिए, उस गली में नहीं जाएंगे हम। अब देखो म्यू इज इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम आ गया, ये किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के केस में। ठीक है, ये किसका केस है, आपका इलेक्ट्रॉन का। पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं आपके, जिनको बेसिकली होल्स बोला जाता है। ये सेमीकंडक्टर में कंसेप्ट आपने केमिस्ट्री में भी कर रखा होगा। ठीक है, इतना ये मेन फॉर्मूला याद रखो, इससे ज्यादा की फिलहाल जरूरत लगती नहीं है, फिर भी मैं होल्स के लिए लिख देता हूं। ये आपका फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ये किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन्स। होल्स के लिए अगर आपको लिखना है म्यू ई लिख देता हूं, यहाँ पे एम ई लिख देता हूं, यहाँ पे भी टाउ ई लिख देता हूं। ठीक है, ये एम ई है बच्चों, एंड राइटिंग मेरी आप लोगों को दिखी गई होगी, बट समझा ठीक रहा हूं, बस बहुत है इतना। म्यू एच, यहां पे चार्ज क्यू एच ले रहा हूं मैं, टाउ एच ले रहा हूं, अपॉन एम एच ले रहा हूं। तो ये किस लिए हो गया, फॉर होल्स। होल्स भी बच्चों वहां पे बनते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इस पे अभी बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा। बेसिकली ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, इतना याद रखो, ये होते हैं आपके पॉजिटिव। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में बहुत ज्यादा डेप्थ में बताऊंगा ये चीजें। तो म्यू एच इज क्यू एच, यहाँ पे ई था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन होल्स, इनटू रिलैक्सेशन टाइम ऑफ होल्स अपॉन मास ऑफ होल्स, जो पॉजिटिव चार्ज के इक्वल था प्रोटॉन। तो ये थी आपकी कहानी यहाँ तक। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत ज्यादा लेंथी इस लेक्चर को नहीं करूंगा, थियरी लेक्चर है, फिर नींद आ जाती है तो ब्रेक ब्रूक लेके जैसे मर्जी देखो, बट पूरा खत्म करना है बच्चों आप लोगों को, क्योंकि फिर नेक्स्ट आएगा उसमें न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा। मैं बार बार कहूंगा मैंने ये कराया था, वो कराया था, आप कहोगे कब कराया था यार। ठीक है, तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं उसके अंदर क्या कराता हूँ मैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसके न्यूमेरिकल्स लूंगा, बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे, कुछ थ्योरी वगैरह जो समझाने वाले होंगे वो भी करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि उसके बाद 2 बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, मैग्नेटिज्म वाली, मैग्नेटिक फील्ड्स वाली, और ऑल्टरनेटिंग करंट वाली EMI। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए, पेरेंट्स का अपने। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।